Hello, in this video we are going to discuss the question of JEE Mains session 2, and this is the part 1 of the video. In this video the question is around 20 to 24. We discuss the physics questions of session 2 and also discuss the solution of the questions. Okay, let's start. So first question. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 5 कॉन्वेक्स लेंसेज हैं और एक दूसरे के साथ रखे हुए, उनका जो कंबाइंड पावर है वो हमें 25 dB है। तो हमें एक कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो हमें बताना है। तो हमें जैसे पता है पावर अगर लेंसेज कंबाइंड में है तो पावर कॉम्बिनेशन का क्या होता है, P1 प्लस ये हो जाएगा हमारा पावर। तो हर एक लेंस का पावर अगर हम सपोज ये P डैश है और हमें P मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, P डैश इक्वल टू 5P। तो हमारा जो P आएगा वो आएगा P डैश बाई 5। तो ये हमारा हो गया 5। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेशन कर रहा है एक्स एक्सिस पे और हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है और हमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है जो कि 3.14 सेकेंड है। तो हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल की एट t = 0 सेकेंड पे। अच्छा, t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट हमें दी हुई है n√3, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। ओके, तो इसको कैसे कर सकते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है और हमें t = 0 पर पता लगाना कि डिस्प्लेसमेंट होगी क्या। तो हम लोग यहाँ t पर 0 यहाँ पर 0 रख दें तो यहाँ पर क्या होगा 10 sin π/3 जो कि किसके बराबर π/3 मतलब 60 डिग्री, √3/2 5√3, n की वैल्यू 5। ये देखते हैं फाइंड करंट I इन द गिवन सर्किट। तो अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो ये तो चिल है, मतलब ये तो कर लेंगे। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, तो 8 8 ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 and 4 पैरेलल में ये हमारा हो जाएगा 2। तो हमारा जो नेट रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 2 + 12 जो कि हो गया हमारा 14। I हमारा आएगा 12 + 2 I। ओके, I = V/R नेट। V हमारा है 12, R नेट हमारा कितना है, ये हमारा आ गया था 2 और ये हमारा 12, तो ये 14 आ गया। 6/7 एम्पीयर। अब इसमें क्या कह रहा है, एक वुडन ब्लॉक है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है। अब उसमें क्या है, हॉरिजेंटल फोर्स लगने लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स की प्रॉपर्टी किस तरीके से है कि जो फोर्स है वो लीनियरली बढ़ रहा है टाइम के वेरिएशंस। तो हम लोग इसको फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो भी फोर्स होगा मान लो वो कैसा ऐसा है कि कोई कांस्टेंट है, इस टाइप का होगा। तो हम इसको और लिखें तो F = ma होता है और हमको A और T का ग्राफ बताना है। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट कुछ आ गया, तो ये y = cx ऐसा कुछ ग्राफ बन गया, लीनियर ग्राफ बन रहा है, ऑरिजिन से पास होगा। तो ये हमारा हो जाएगा A और T का ग्राफ। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अगर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम फॉर्मूला देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल लगाया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रुक जाए। यहाँ हमारे फोटोन गिरे
जब ये टकराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पास, वो कितनी होती है? एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। इसका मतलब अगर इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी म्यू है और जो मेटल है वर्क फंक्शन वाला जो म्यू नॉट है, तो ये होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है फोटो डज नॉट डिपेंड ऑन। तो यहाँ से हमें ये पता चला, और काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए पोटेंशियल लगेगा इसी बराबर होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, उसी के रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगेगी वो इसके बराबर होगी। तो इसका हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ये इस पर डिपेंड कर रहा है। मटेरियल उस पर भी डिपेंड करेगा, क्यों? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई, जो म्यू नॉट है मटेरियल से आएगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा। इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इस पर हम डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ इंटेंसिटी की किस चीज़ को प्रभावित कर सकती है, वो है करंट। तो हमारी करंट बनेगी इससे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड होगी। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, यूजुअल मीनिंग है, इसका डायमेंशन हमें बताना है। तो इसका डायमेंशन हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ए का निकालना है डायमेंशन, सपोज हमें ए का निकालना है, तो हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ अगर प्लस या माइनस होती है तो उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बाई वी स्क्वायर है इसका डायमेंशन पी के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग सिर्फ डायमेंशन के तौर पे ऐसे लिख लें तो क्या हो, ए बाई वी का वी स्क्वायर है इसका डायमेंशन क्या पी के बराबर होगा। तो ये देखिए ए का डायमेंशन आ गया ये हमारे पास, और इसी का हम लोग सेम इसमें भी इस्तेमाल करें इसमें, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो बी की डायमेंशन है वो हमारे पास बी है, और हमें ए बाई बी स्क्वायर का चाहिए डायमेंशन। तो ए का क्या हो गया ये, और बी स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो, ए जो ए बाई बी स्क्वायर है उसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगी। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 क्या आएगी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी। और यहाँ पर नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पर -1 होगा। तो दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज हैज़ वेवलेंथ इतना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज हैज़ वैल्यू ऑफ ये। तो हम लोग इसको देखें तो इसको कैसे किया जाए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है के सेल एल एम ऐसे होता है सारा सेल। और हमें ये भी पता है कि जो वेवलेंथ निकलता है, ये जो वेवलेंथ निकलता है वो निकलता कैसे है। मान लो हमारा एम सेल पे एक इलेक्ट्रॉन था, एम सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो मान लो एम से के में आया, तो कुछ एनर्जी वो एमिट करेगा, और वो जो एमिट करेगा वो फोटॉन्स के रूप में एमिट करेगा। उसी की वेवलेंथ हमें का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है। तो अगर हम उसमें देखें लाइमन सीरीज़, तो हमें ये पता है कि जो लाइमन सीरीज़ होता है उसके लिए जो लैम्डा होता है वो जो एम होता है लाइमन सीरीज़ के लिए वो होता है 1। तो हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे। और हमसे कहा कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज़ की कब आएगी, जब जो फोटोन छोड़ेगा वो मैक्सिमम एनर्जी का होना चाहिए। अब मैक्सिमम एनर्जी के लिए फोटोन कहाँ से छोड़ेगा, अगर यहाँ से यहाँ गया, सपोज लाइमन सीरीज़ की बात करें तो वो 1 में आना चाहिए, वो तो है। तो अगर m से 1 k में आए तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी फोटोन छोड़ेगा। और हमें ये भी पता है कि एनर्जी जो होती है वो कितना होता है,
SC बाय लेमडा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जितनी कम इसका लेमडा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, और मैक्सिमम एनर्जी के लिए तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, जब वो इन्फिनिटी से 1 पर आएगा तब होगी मैक्सिमम एनर्जी। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, अगर हम लोग पहला केस ले लाइमन वाला, तो यहाँ पर क्या है 1/इन्फिनिटी, तो इसका मतलब लेमडा 1 जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 1/r। अब दूसरा केस देखते हैं, उसका वेवलेंथ हमें दिया भी हुआ है 915, ठीक है, लेमडा 1 हमारा 915 है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, अब बाल्मर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन और बाल्मर सीरीज़ के लिए m क्या होता है 2, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, और बाल्मर में यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन L वाले सेल में, तो सबसे कम एनर्जी कब एमिट करेगा, जब वो M से L आएगा, इसी में तो हो सकता है। तो M क्या है थर्ड में, तो ये 1/9 हो जाएगा। तो हमारा क्या है 1/λ 2 इक्वल टू R 5 4 × 9। तो हमारा जो लेमडा 2/λ1 अगर हम लोग देखें तो लेमडा 2 हमारा कितना आया 36/5R, और लेमडा 1 आया था 1/r, तो R ऊपर चल जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा लेमडा 2 आएगा, वो आएगा 36/5 × 9/5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग करते हैं, आखिरी में 8 आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन। For a given single electron atom, ratio of shortest wavelength in बाल्मर एंड लाइमन सीरीज, यहाँ पर दोनों में ही शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर और लाइमन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे सिंपल केस होता है हाइड्रोजन एटम का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो हम लोग वही उसी का कर लेते हैं। तो हमें क्या पता 1/λ इक्वल टू R, और यहाँ बात हो रही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो दोनों ही केस में जो n होगा वो इन्फिनिटी होगा, तो इसका मतलब 1/n² 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1/λ1 इक्वल टू 1/r/1, λ2 इक्वल टू R/4, और हमें रेशियो किसका चाहिए फाइंड द, ठीक है, रेशियो शॉर्टेड बाल्मर और लाइमन। तो बाल्मर और लाइमन का मतलब लेमडा 1/λ2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4:1, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। अब ये थोड़ा चिल्ला ही देखते हैं, हमारे पास 4 पार्टिकल ABCD, उनके मासेस हमें दिए हुए और इक्वल मोमेंटम है। हमें बताना है कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, ठीक है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 12 mv², इसको हम लोग मोमेंटम के टर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा, और मोमेंटम चारों पार्टिकल का सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m के बराबर हो जाएगा। हमें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी जिसका मिनिमम मास होगा, तो मिनिमम मास यहाँ पर किसका है m/2, दैट इज ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका। ओके, इस सवाल को देखते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्या करा, अ हीट ऑफ 42 जूल was given to 1 mole of helium gas in a sealed tank, find work done by the gas। ठीक, एक हमारे पास मान लीजिए सील्ड टैंक है और उसमें हीलियम एटम भरे हुए, ठीक है, भरे हुए, अब उसमें हम लोगों ने एनर्जी दे दी, ठीक है, मान लो एनर्जी दी हम लोगों ने। अब वर्क डन बताना है, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है E∆V, इस टाइप का कुछ। अब लेकिन बात ये है कि इसमें तो इन लोगों ने वॉल्यूम को चेंज ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा P∆V, ∆V 0 है तो वर्क डन हमारा 0 आ जाएगा, वर्क डन बाय द गैस 0। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करते हैं एक बार।
हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 Q2 माइनस Q2, और दोनों Q1 यहाँ पर Q2 यहाँ पर। हमें और क्या चाहिए हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब P में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी, और हमें Q1/Q2 का रेशियो बताना है। तो अगर सिर्फ यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि Q1 और Q2 के कंबाइंड जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो y कॉम्पोनेंट होगा वो 0 है। तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। Q1 की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अगर हम लोग मान लें E1 मान लेते हैं, Q1 की वजह से E1 है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो तो नीचे की तरफ आएगी, नेगेटिव है। तो इसकी वजह से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कुछ E2 मान लेते हैं, ठीक है ऐसा। अब देखते हैं, अगर हम इसको अल्फ़ा माने और इस एंगल को बीटा मान लें, ठीक, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर ये अल्फ़ा 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। तो हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट पी पर जो एक्स कॉम्पोनेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, ई एक्स हमारा आएगा। अच्छा, हम लोग पहले ई वाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट यहाँ पर 0 है तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। हम लोग ई वाई जो होगा, अच्छा इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे E1 के, एक होगा E1 कॉस अल्फ़ा, ये होगा E1 साइन अल्फ़ा। E2 का भी दो होगा, और जो E2 का यह वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा E2 साइन बीटा, ऐसा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ई वाई हम लोग देखें तो कितना है हमारा, E1 साइन अल्फ़ा माइनस E2 साइन बीटा, और हमें दिया कि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में वो हमारा 0 है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब वाई में 0। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग का निकला E1/E2 इजल टू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो E1 हमारा क्या है, P पॉइंट पर जो Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारा, वो E1 हमारा क्या है, P पॉइंट पे जो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा E1 है। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा Q1/r²। r यहाँ पर क्या है, ये दूरी है, तो ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी, ये 2 है, ये 4 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2√5, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2√5 का स्क्वायर, और E2 क्या होगा 1/4πε0 Q2 बाई, ये हमारा हो गया R2। अब ये 3 4, तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5²। साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा, ठीक है, साइन बीटा 4/5। साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा 4/2√5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 4 कैंसिल, √5 यहाँ से कैंसिल, ये 5², ठीक है। इसको करते हैं Q1/Q2 ठीक है, √5, ठीक है। तो 5 तो यहाँ से हमारा क्या है, Q1/Q2 ये हमारा हो गया 8/5,
5√5, और इसको और अच्छे से लिखे तो 8√5/25 ये आएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये देखते हैं। अ पार्टिकल ऑसिलेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इट्स स्पीड एंड एक्सेलरेशन, हमें इसकी क्या दिया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है पहले होती है, स्पीड एक्सेलरेशन, अच्छा डिस्टेंस 2 मीटर पर 4/16, ठीक। एम्पलीट्यूड, हमें एम्पलीट्यूड बताना पार्टिकल का, हमें उसका इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो उस पर हमें उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया और हमें उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल बताना है। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है, ठीक है, देखते हैं। हमें ये पता है S=, अगर SHM कर रहा है तो ये, और V हमारा कितना हो जाएगा, cos ωt, और जो A है वो हो जाएगा -A ω² sin ωt। तो अगर हम लोग x और v की वैल्यू डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारा 2 है और v हमारा 4 है। ये अगर हम यहाँ से साइन ωt ले लें, यहाँ से cos ωt ले लें, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करें तो 1 आएगा। और हम लोग उसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, करते हैं इसका इस्तेमाल। कैसा होगा, 2/a² प्लस 4/a का होल स्क्वायर इजल टू 1। एक चीज़ हमारे पास ये आ गई। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करें तो क्या हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक बार एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्सेलरेशन में कितना दिया हुआ है, 16 -A ω² sin ωt। हम लोग ये देखें a और sin ωt ले लें, ये हमारा x हो गया। तो ये हम लोग क्या, 16 = -ω² × 2, ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया। अच्छा, ऐसी मैग्नीट्यूड की बात हो रही क्या, तो यहाँ पास मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड ले लें एक्सेलरेशन का तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 16, तो ω² हमारे पास 8 आ गया। अब इसी को हम लोग ω² यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अभी पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 4/a² प्लस 16/a² और ω² हमारा 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 1, 8 2 = 16। तो हमारे पास क्या है, 1 4 6, तो 6/a² = 1। तो हमारा जो a² आएगा, a² नहीं, यही लिख देते डायरेक्ट, ये हमारा √6 मीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spring exerts a force on a block with F = -50x, where x is change in the length of the spring. Find time period of the oscillation। और हमें मास दिया हुआ है, ठीक है। ये जो मास दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक है, ठीक। तो इसको हम लोग करते हैं। तो तो फोर्स की डायरेक्शन है और वो तो ऐसी बात है, ठीक। ये ऐसा कुछ है केस, हमारे पास एक स्प्रिंग है और उससे एक ब्लॉक अटैच्ड। अगर इसको हम लोग खींचेंगे तो जो स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। और हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर में, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो हम लोग क्या लिस्ट करेंगे इसमें, F = kx, ये फोर्स लगता है स्प्रिंग द्वारा जो ब्लॉक पे लगेगा। और हमें क्या पता है कि जो k होता है वो ω² होता है। तो हमारा जो ओमेगा आ गया वो कितना आ गया, √k/m। और हमें क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। पहले हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं।
ओमेगा हम लोग का कितना आएगा, के हमारा कितना है, एफ इजल टू के एक्स, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, के हमारा 50 है और मास कितना है 0.5, तो हमारा आ गया 10। और ओमेगा क्या होता है 2π/t, 10 आ गया। तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा 2π/10। जीरो 0.628, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं, अ व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड ऑफ 6 मीटर एंड 9 मीटर सेकेंड एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, हम लोग इसको, ठीक, मान लीजिए एक व्हीकल है, वो ए से बी गया, ए से बी जा रहा है, हाफ जो उसने आधी डिस्टेंस ट्रेवल की, हम लोग इसकी पूरी डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, पूरी डिस्टेंस एक्स मान ली। ठीक है, तो ये हमारा x/2 है और ये वाला भी x/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि ठीक है, इन लोग की स्पीड दी हुई है, स्पीड इसमें ये चला 3 मीटर पर सेकेंड, और इस वाले पोर्शन में जो बचा हुआ आधा है उसमें वो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चला 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और 9 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल से चल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 9 मीटर पर सेकेंड में उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 6 मीटर पर सेकेंड में उसने कम तय की होगी। तो इसको हम लोग कर लेते, तो यहाँ कहीं ऐसा, ठीक है, इतना पोर्शन उसने चला होगा 6 मीटर पर सेकेंड से और ये चला होगा 9 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, और हमें इसका एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, चलिए टाइम भी हम लोग लिख लेते हैं इसका। ठीक है, टाइम हो जाएगा इसका हम लोग t/2 मान लें, अच्छा इक्वल टाइम। ठीक है, तो इक्वल टाइम के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो है ये भी t और ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी t टाइम में ही ट्रेवल किया होगा इसने। ठीक, और जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो हमारी क्या होती है, अच्छा हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हम लोग इतने पोर्शन का एवरेज वेलोसिटी निकालें तो कैसे निकाला सकता है, करते हैं। अगर हम लोग इतने पोर्शन का एवरेज वेलोसिटी v2 मान लें तो कितना आ गया, v2 इजल टू टोटल डिस्टेंस क्या है x/2। नहीं, अच्छा टोटल डिस्टेंस एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 6 × t + 9 × t, और टोटल टाइम जितना लगा वो कितना लगा हमें t + t मतलब 2t। तो यहाँ पर क्या आ गया 15/2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी हो गई इस पोर्शन के लिए एवरेज वेलोसिटी। और हमें पूरे के लिए चाहिए एवरेज वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा v एवरेज इजल टू टोटल डिस्टेंस, वो हो गया x, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इतने पोर्शन के लिए कितना लगेगा, इतने पोर्शन के लिए x/2 × 3, और इतने पोर्शन के लिए कितना लगेगा, इतने पोर्शन के लिए हमारा लगेगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x/2 × v2, ये हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं x 2 ऊपर चला जाएगा, 1/3 प्लस v2 हमारा कितना है 2/15, तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा 6, 1 + 2/5, तो ये हमारा हो गया 30/7, तो 30/7 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी आएगी एवरेज वेलोसिटी इस पूरे जर्नी के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं। विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। अच्छा, डिफरेंट इंटेंसिटी की बात कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी
उतना ज़्यादा करंट होगा, ये बात तो है। और I1 इज़ ग्रेटर देन I2, इंटेंसिटी अगर बढ़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया, I1 दोनों में ही I1 I2 से बड़ा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, ग्राफ रिप्रेजेंट फोटो करंट वर्सन, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, ठीक। तो जो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। अब वो किसके बराबर होगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं से भी जो करंट है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेटल से मटेरियल सेम है और इंसिडेंट जो लाइट है वो भी सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन I1 इज़ ग्रेटर देन I2। हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब ये क्या, हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल, तो करंट इधर से इधर जाएगी। अब जब जाएगी इधर से पास हो जाएगी, इधर से ही पास हो जाएगी, लेकिन इधर से पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डायोड लगा है वो इट इज़ इन द रिवर्स बायस, ओके। तो रिवर्स बायस में यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ यहाँ से और यहीं से ही करंट फ्लो होगा। तो इन्हीं दोनों का ही इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस आएगा वही हमारा सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमारा क्या आएगा, 15 × 10/25, 6 तक करेक्ट होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक बार, ठीक। तो ठीक, अ गिवन गैस इज टेकन थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस एट 3 डिफरेंट डेंसिटीज, ओके। द करस्पॉन्डिंग पीटी ग्राफ आर, ठीक है। गैस, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी कैसे चेंज हो सकती है, ठीक है। वही मतलब डेंसिटी चेंज करने के लिए करना क्या है, वॉल्यूम आप घटा दीजिए, डेंसिटी चेंज हो रही। ठीक। अ गिवन गैस इज टेकन थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस एट 3। अच्छा, एक ही गैस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास है वो तो सेम ही है। तो हम लोग कुछ कर देखते हैं। अच्छा, हमें ये पता है PV = nRT, और गैस सेम ही गैस है, और बस उसको 3 डिफरेंट प्रोसेस से ले जाया गया, और उनके लिए PT ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें उनकी डेंसिटीज़ का जो रिलेशन है वो हमें एक तरीके से बताना है। अगर गिवन गैस है तो इसका मतलब n तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। हम लोग इसको और अच्छे से लिखे तो अगर n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या होता है, मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या है, P, ठीक। तो ये हमारा आ गया M/V = P M/RT, ठीक है। M/V होता क्या, डेंसिटी। तो इसे डेंसिटी जो आई वो कितनी है, PM/RT। अब इसको हम लोग ध्यान से देखें तो M और R ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूलर मास तो चेंज नहीं होने वाला। तो हमारा जो रो आया ये कैसे, ठीक है, इसको कांस्टेंट की तरह ले लें, इसको कोई कांस्टेंट K मान लेते हैं, T/T ऐसा कुछ है। और हमें ये PT ग्राफ दिया ही हुआ है, तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा स्लोप 3 का है, फिर 2 का है, फिर 1 का है। तो ρ3 इज़ ग्रेटर देन, और ρ1 सबसे कम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये पाइप, ये तो सिंपल, ठीक है। इसको हमें ये पता है बर्नौलीज़ थ्योरम क्या कहता है,
पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम अच्छा ये V1 यहाँ पर नहीं, V1 यहाँ पर है, यहाँ कहीं डायग्राम थोड़ा ठीक है V1। तो अगर हम लोग V1 और V2 की जो पोजीशन है वहाँ पर देखें तो V1 जो है इतना पोर्शन ज़्यादा है इसके पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, रो जी एच वाला फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा आ गया है। तो इसका मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या आएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इजल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। हमें रिलेशन बताना है, तो यहाँ से हम लोग हाफ रो को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो V1 स्क्वायर प्लस 2GH इजल टू V2 स्क्वायर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ठीक है, ये अलग है। रबर वॉल्फ ऑल ऑन द फ्लोर फ्रॉम हाइट h and bounce back to height h by 2, then percentage loss in energy and velocity of the ball just before striking। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग अगेन टू द ग्राउंड, ये ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉल है, पहले h हाइट से आई, उसके बाद टकराया, फिर h/2 तक गया, फिर h/2 से जब नीचे आएगा तो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर h/2 से आएगा नीचे, यहाँ पर हमें वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, अगेन टू द ग्राउंड ये। और हमें परसेंटेज लॉस इन एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ की पहले वेलोसिटी हम लोग देख लेते हैं। अगर ये h गया, फिर h/2 तक गया, फिर h/2 से जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें पता है वेलोसिटी, अगर हम लोग h हाइट से कोई भी पार्टिकल या बॉडी गिराते हैं तो वो क्या आता है, √2GH। लेकिन यहाँ पर h क्या है, h/2 है, यहाँ पर h हमारा h/2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 2GH/2 √GH। तो √GH किसमें है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब एनर्जी का ही बात कर लेते हैं। तो हमारी जो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है, एनर्जी लॉस की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी कितनी थी पहले, इनिशियल एनर्जी हमारी थी mgh, और जो फाइनल में एनर्जी आएगी वो हमारी आ गई mgh/2। बॉल यहाँ से गई यहाँ, फिर वापस यहाँ पर है, यहाँ पर था E1, यहाँ पर है E2, ठीक है। और हमें परसेंटेज चेंज इन एनर्जी चाहिए, तो हम लोग क्या डेल्टा E/E1 × 100 ये हमारा होगा। डेल्टा E हमारा क्या होगा, अच्छा मैं सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा है, तो हम लोग इस तरह से मॉड ले सकते हैं इसका। तो हमारा क्या आ जाएगा, mgh/2 माइनस mgh अपॉन mgh × 100, तो ये हमारा हो जाएगा h, तो ये 100/2 मतलब 50%, तो 50% ये वाला और √GH। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो and I hope you enjoy the video, and second video देखते हैं। ओके, थैंक यू।